सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं हारुकी मुराकामी जी द्वारा रचित कहानी आईना। इसे सुशांत सुप्रिय जी द्वारा हिंदी में अनुवादित किया गया है। आज रात आप सब जो कहानियाँ सुन रहे हैं उन्हें दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। एक तो वे कहानियाँ हैं जिनमें एक ओर जीवित लोगों की दुनिया है, दूसरी ओर मृत्यु की दुनिया है और कोई शक्ति है जो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आना जाना संभव बना रही है। भूत प्रेत आदि भी इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरी तरह की कहानियों में पराभौतिक क्षमता, पूर्वाभास और भविष्यवाणी करने की क्षमता शामिल है। आप सबकी सारी कहानियां इन्हीं दो श्रेणियों से संबंधित है। असल में आप लोगों के सारे अनुभव भी लगभग इन्हीं दो श्रेणियों में रखे जा सकते हैं। मेरे कहने का अर्थ है, जिन लोगों को भूत दिखते हैं उन्हें केवल भूत ही दिखते हैं, उन्हें कभी किसी अनहोनी का पूर्वाभास नहीं होता। दूसरी ओर जिन्हें ऐसा पूर्वाभास होता है उन्हें कभी भूत नहीं दिखते। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। शायद यह पहली या दूसरी बात के प्रति आपके व्यक्तिगत झुकाव की वजह से हो। कम से कम मुझे तो यही लगता है, पर कुछ लोग इन दोनों में से किसी श्रेणी में नहीं आते। उदाहरण के लिए मुझे ही ले लें। अपने 30 बरस की उम्र में मैंने कभी कोई भूत नहीं देखा और ना ही मुझे कभी कोई पूर्वाभास हुआ या भविष्यवाणी करने वाला कोई सपना आया। एक बार मैं एक लिफ्ट में कुछ मित्रों के साथ था। उन्होंने कसम खाकर कहा कि लिफ्ट में हमारे साथ एक भूतहा परछाई भी थी, पर मुझे कुछ भी नहीं दिखा। उन्होंने दावा किया कि मेरे ठीक बगल में सलेटी वस्त्र पहने एक महिला की धुंधली आकृति मौजूद थी, पर हमारे साथ कोई महिला उस लिफ्ट में थी ही नहीं। कम से कम मुझे तो कोई आकृति नहीं दिखी। मैं और मेरे 2 अन्य मित्र, हम 3 ही उस लिफ्ट में मौजूद थे। मैं मजाक नहीं कर रहा। और मेरे ये दोनों मित्र ऐसे लोग नहीं थे जो मुझे डराकर बेवकूफ़ बनाने के लिए झूठ बोले। तो यह सारा मामला बेहद असामान्य था। पर असली बात यही है कि मुझे आज तक कोई भूत दिखाई ही नहीं दिया। पर एक बार की बात है, केवल एक बार, जब मुझे ऐसा डरावना अनुभव हुआ था कि मेरी गिग्गी बंद गई थी। इस भयावह घटना को घटे 10 बरस से भी ज़्यादा अरसा हो गया, पर मैंने कभी किसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। मैं इस घटना का जिक्र करने के ख्याल से भी डरता था। मुझे लगता था कि उल्लेख मात्र से यह घटना दोबारा घटित होने लगेगी, इसलिए मैं इतने साल तक चुप रहा। लेकिन आज रात आप सभी ने अपना अपना कोई भयावह अनुभव सुनाया है और मेज़बान होने के नाते मेरा भी यह फर्ज है कि मैं अपना ऐसा ही कोई अनुभव आप सबको सुनाऊं। तो प्रस्तुत है मेरे उस डरावने अनुभव की कहानी। 1960 के दशक के अंत में छात्र आंदोलन अपने पूरे शबाब पर था। यही वह समय था जब मैंने विद्यालय की शिक्षा पूरी कर ली। मैं हिप्पी पीढ़ी का हिस्सा था, इसलिए मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय में दाखिला लेने से इनकार कर दिया। इसकी बजाय मैं जापान भर में घूम घूम कर जगह जगह श्रमिकों के लिए उपयुक्त नौकरियां करता रहा। मुझे पक्का यकीन हो गया था कि जीवन जीने का सबसे सही तरीका मेहनत मजदूरी करना ही है। मेरे ख्याल से आप मुझे युवा और अधीर कहेंगे। आज पीछे मुड़कर देखने पर मुझे लगता है कि उस समय मैं एक मज़ेदार जीवन जी रहा था। ऐसे जीवन का मेरा चुनाव चाहे सही था या गलत, यदि मुझे फिर से चयन का मौका मिलता तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं दोबारा वही जीवन चुनता। पूरे देश में घूमते रहने के मेरे दूसरे बरस के पतझड़ के दौरान मुझे कुछ महीने के लिए एक विद्यालय में रात के चौकीदार की नौकरी मिली। यह विद्यालय निगाता क्षेत्र के एक छोटे से शहर में था। गर्मियों में लगातार मेहनत मजदूरी करने वाला काम करने की वजह से मैं बेहद थकान महसूस कर रहा था, इसलिए मैं कुछ समय के लिए थोड़ी आसान सी नौकरी चाहता था। रात के समय चौकीदार का काम करने के लिए विशेष कुछ करना नहीं पड़ता। दिन के समय मैं स्कूल के परिचारक के दफ्तर के एक कमरे में सो जाता था। रात में मुझे केवल 2 बार पूरे विद्यालय का चक्कर लगाकर यह सुनिश्चित करना होता था कि सब कुछ ठीक है। बाकी बचे समय में मैं संगीत सुनता, पुस्तकालय में जाकर किताबें पढ़ता और जिम में जाकर अकेले ही बास्केटबॉल खेलता। किसी स्कूल में पूरी रात अकेले रहना इतना बुरा भी नहीं होता। क्या मैं भयभीत था? बिल्कुल नहीं। जब आप 18 या 19 साल के होते हैं
तो आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी ने रात में चौकीदार के रूप में काम किया होगा, इसलिए मुझे आपको चौकीदार के कामकाज के बारे में बता देना चाहिए। आपको रात में रखवाली करते हुए 2 चक्कर लगाने होते हैं, एक 9 बजे और दूसरा 3 बजे। यही आपका कार्यक्रम होता है। जिस विद्यालय में मुझे नौकरी मिली थी उसकी एक पुख्ता तिमंजिला इमारत थी। उसमें लगभग 20 कमरे थे। यह एक बहुत बड़ा स्कूल नहीं था। कक्षा के कमरों के अलावा संगीत शिक्षण के लिए एक कमरा था, कला शिक्षण के लिए एक स्टूडियो था और एक विज्ञान प्रयोगशाला थी। इसके अतिरिक्त शिक्षकों के बैठने के लिए एक बड़ा कमरा था और प्रधानाचार्य का दफ्तर था। कॉफी पीने की एक दुकान, एक तरणताल, एक व्यायामशाला और एक नाट्यशाला भी विद्यालय का हिस्सा थे। रात में 2 बार इन सब का चक्कर लगाना मेरे काम में शामिल था। जब मैं रात में रखवाली करते हुए स्कूल में चक्कर लगा रहा होता तो मैं साथ साथ एक 20 सूत्री जांच सूची पर भी निशान लगाता चलता। शिक्षकों के बैठने का कमरा सही, विज्ञान प्रयोगशाला सही। मुझे लगता है मैं परिचारक के कमरे के बिस्तर पर बैठे बैठे भी सही के निशान लगा सकता था। तब मैं रात में विद्यालय का चक्कर लगाने की जहमत से बच जाता। लेकिन मैं इतना गैर जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था। यूं भी इस विद्यालय का चक्कर लगाने में ज्यादा समय तो लगता नहीं था। इसके अलावा यदि कोई रात में चोरी के इरादे से स्कूल में घुस आता तो जवाबदेही तो मेरी ही बनती ना। जो भी हो, हर रात मैं 2 बार 9 बजे और 3 बजे रखवाली करते हुए पूरे विद्यालय का चक्कर लगाता था। मेरे बाएं हाथ में टॉर्च होती, जबकि दाएं हाथ में लकड़ी की एक पारंपरिक तलवार होती। मैंने अपने स्कूल के दिनों में पारंपरिक तलवारबाजी सीखी थी, इसलिए मुझे किसी भी हमलावर को भगा देने की अपनी योग्यता पर पूरा भरोसा था। यदि कोई हमलावर पेशेवर नहीं होता और उसके पास असली तलवार होती तो भी मैं उससे घबराता नहीं। याद रखिए, उस समय मैं युवा था। अगर आज की तारीख में ऐसी कोई बात हो जाए तो मैं ज़रूर वहाँ से भाग जाऊँगा। खैर, यह घटना अक्टूबर महीने की एक तूफानी रात में घटी। असल में साल के इस माह के हिसाब से मौसम बेहद उमस भरा था। शाम से ही मच्छरों के झुंड मंडराने लगे थे। मुझे याद है मैंने मच्छरों को भगाने वाली कई टिकियां जलाई ताकि इन बदमाशों को दूर रखा जा सके। बाहर आंधी का कर्णभेदी शोर था। तरणताल का दरवाजा टूटा हुआ था और तेज हवा में खटाखट बज रहा था। मैंने सोचा कि कील ठोक कर दरवाजे को दुरुस्त कर दूं, लेकिन बाहर घुप अंधेरा था, इसलिए वह दरवाजा सारी रात यूं ही बजता रहा। उस रात 9 बजे रखवाली के लिए लगाए गए स्कूल के चक्कर में सब ठीक ठाक रहा। मैंने जांच सूची के सभी 20 मदों पर सही का साफ निशान लगा दिया। सभी कमरों के दरवाजों पर ताला लगा था और हर चीज अपनी जगह पर थी। कहीं कुछ भी अजीब नहीं लगा। मैं वापस परिचारक के कमरे में गया, जहां मैंने घड़ी में 3 बजे उठने के लिए अलार्म लगाया। बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद आ गई। 3 बजे अलार्म बजने पर मैं जग तो गया, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं आपको ठीक से ये समझा नहीं सकता, लेकिन मुझे कहीं कुछ अलग सा लगा। मेरा उठने का मन भी नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ बिस्तर से उठने की मेरी इच्छा को दबा रही थी। आमतौर पर मैं उछल कर बिस्तर से खड़ा होता हूँ, इसलिए मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। मुझे जैसे खुद को धक्का देकर बिस्तर से उठाना पड़ा ताकि मैं स्कूल की रखवाली वाला 3 बजे का चक्कर लगाने जा सकूं। बाहर तरणताल का टूटा दरवाज़ा अब भी तेज हवा में बज रहा था, पर उसके बजने की आवाज़ अब पहले से अलग लग रही थी। कहीं न कहीं कुछ तो ज़रूर अजीब है। बाहर जाने के प्रति अनिच्छुक होते हुए मैंने सोचा, किंतु फिर मैंने अपना मन बना लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपना काम करने जाना ही है। यदि आप एक बार अपने कर्तव्य से विमुख हो गए तो आप बार बार अपने कर्तव्य से विमुख होंगे, और मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता था। इसलिए मैंने अपनी टॉर्च और अपनी लकड़ी की तलवार उठाई और विद्यालय का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़ा। यह वाकई बहुत अजीब सी रात थी। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, हवा की रफ्तार बेहद तूफानी होती जा रही थी और हवा में नमी भी बढ़ती जा रही थी। मेरे शरीर में जगह जगह खुजली होने लगी और किसी भी चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाना मेरे लिए मुश्किल होने लगा। मैंने पहले व्यायामशाला, नाट्यशाला
और तरण ताल का चक्कर लगाने का निश्चय किया। वहां सब कुछ ठीक ठाक था। तरण ताल का अध टूटा दरवाजा तूफानी हवा में इस तरह लयहीन सा बज रहा था जैसे उसे पागलपन का दौरा पड़ा हो। उसके बजने की आवाज डरावनी और अजीब लग रही थी। स्कूल की इमारत के भीतर स्थिति सामान्य थी। मैं हर ओर देखते हुए अपनी 20 सूत्री जांच सूची पर सही का निशान लगाता जा रहा था। हालांकि मुझे कहीं कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन वास्तव में अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिसे अजीब कहा जाता। चैन की सांस लेकर मैं परिचारक के कमरे की ओर लौटने लगा। मेरी जांच सूची में अब केवल अंतिम जगह विज्ञान प्रयोगशाला बच गई थी। यह प्रयोगशाला इमारत के पूर्वी हिस्से में कॉफी पीने की दुकान के बगल में स्थित थी। परिचारक का कमरा यहाँ से ठीक उल्टी दिशा में पड़ता था। इसका मतलब था कि लौटते हुए मुझे पहली मंजिल के लंबे गलियारे को पार करना था, जहाँ घुप अंधेरा था। जब आकाश में चांद निकला होता तो उस गलियारे में हल्की रोशनी होती थी, पर जब ऐसा नहीं होता तो वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। उस रात भी घुप अंधेरे में आगे का रास्ता देखने के लिए मुझे टॉर्च की रोशनी का सहारा लेना पड़ रहा था। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार उस इलाके में एक चक्रवात के आने का अंदेशा था, इसलिए चांद दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर आकाश में केवल बादलों की भीषण गड़गड़ाहट थी और नीचे जमीन पर तूफानी हवा का भयावह शोर था। मैं और दिनों की अपेक्षा तेजी से उस गलियारे को पार करने लगा। मेरे जूतों में लगे रबर से फर्श पर हो रहे घर्षण से उस सन्नाटे में एक अजीब सी आवाज पैदा हो रही थी। वह फर्श काई के रंग का था, मुझे आज भी याद है। स्कूल का प्रवेश द्वार आधा गलियारा पार करने के बाद आता था, और जब मैं वहां से गुजरा तो मुझे लगा, वह क्या था? मुझे लगा जैसे मुझे अंधेरे में कोई चीज दिखी। मैं बुरी तरह घबरा गया। मेरे माथे और कनपटियों से पसीने की धारा बह निकली। तलवार की मूठ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए मैं उस ओर मुड़ा जिधर मुझे कुछ दिखा था। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी जूते रखने के खाने के बगल वाली दीवार पर डाली। ओह, तो यह बात थी। दरअसल वहां एक आदमकद आईना रखा था जिसमें मेरा प्रतिबिंब नजर आ रहा था, लेकिन पिछली रात तो यहाँ कोई आईना नहीं रखा था। यानी कल दिन में ही किसी ने यह आईना यहाँ डाल दिया होगा। हे भगवान, मैं कितना घबरा गया था। जैसा कि मैंने बताया, वह एक आदमकद आईना था। आईने में वह महज मेरा प्रतिबिंब था। यह देखकर मुझे थोड़ी राहत सी महसूस हुई, लेकिन साथ ही मुझे अपने बुरी तरह घबरा जाने की बात बेहद बेवकूफाना लगी। तो सिर्फ यह बात थी, मैंने खुद से कहा। क्या बेवकूफ़ी है? मैंने अपनी टॉर्च नीचे रखकर जेब से एक सिगरेट निकाली और सुलगा ली। मैंने एक गहरा कश लेकर उस आईने में अपनी प्रतिबिंब की ओर निगाह डाली। बाहर सड़क से एक मध्यम रोशनी खिड़की के सहारे उस आईने तक पहुंच रही थी। मेरे पीछे स्थित तरण ताल का अध टूटा दरवाजा तूफानी हवा में अब भी लयहीन सा बज रहा था। सिगरेट के कुछ गहरे कश लेने के बाद मुझे अचानक एक अजीब सी बात नजर आई। आईने में दिख रहा मेरा प्रतिबिंब दरअसल मैं नहीं था। बाहर से वह बिल्कुल मेरी तरह लग रहा था, लेकिन यकीनन मैं नहीं था। नहीं, यह बात नहीं थी। वह मैं तो था, लेकिन कोई दूसरा ही मैं था। कोई दूसरा मैं जिसे नहीं होना चाहिए था। मुझे नहीं पता मैं इसे आपको कैसे समझाऊं। मुझे उस समय कैसा महसूस हो रहा था, यह बयान कर पाना कठिन है। जो बात मैं समझ पाया वह यह थी कि आईने में मौजूद वह प्रतिबिंब मुझसे बेइंतहा नफरत करता था। उसके भीतर भरी घृणा अंधेरे समुद्र में तैर रहे किसी हिमखंड सी थी, एक ऐसी नफरत जिसे कोई कभी मिटा न सके। मैं कुछ देर वहां हक्का बक्का सा खड़ा रह गया। मेरी सिगरेट मेरी उंगलियों से फिसलकर फर्श पर गिर पड़ी। आईने में मौजूद सिगरेट भी फर्श पर गिर पड़ी। एक दूसरे को घूरते हुए हम वहां खड़े रहे। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे हाथ पैर बांध दिए हों। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। आखिर उसका हाथ हिला। उसके दाएं हाथ की उंगलियों ने उसकी ठोड़ी को छुआ और फिर एक कीड़े की तरह धीरे धीरे वे उंगलियां उसके चेहरे की ओर बढ़ीं। अचानक मैंने महसूस किया कि मेरी उंगलियां भी ठीक वैसी ही हरकतें कर रही थी। गोया मैं आईने में बैठे व्यक्ति का प्रतिबिंब था और वह मेरी हरकतों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। भीतर से अपनी अंतिम शक्ति एकत्र कर
मैं जोर से चीखा और मुझे अपनी जगह पर जकड़कर रखने वाले बंधन जैसे टूट गए। मैंने अपने हाथ में पकड़ी लकड़ी की तलवार ऊपर उठाई और उस आदमकद आईने पर जोर से दे मारी। मैंने कांच के चटक कर चूर चूर होने की आवाज सुनी, पर अपने कमरे की ओर बेतहाशा भागते हुए मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कमरे में पहुंचते ही मैंने दरवाजा भीतर से बंद किया और बिस्तर पर पड़ी रजाई में घुस गया। हालांकि मुझे अपनी जलती सिगरेट के वहां फर्श पर गिर जाने की चिंता हुई, पर अब मैं वहां वापस तो किसी हालत में जाने वाला था नहीं। बाहर तूफानी हवा प्रचंड वेग से शोर मचाती रही। तरण ताल का अधटूटा दरवाजा भी सुबह तक बौराया और लयहीन सा उसी तरह बजता रहा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने मेरी कहानी का अंत जान लिया होगा। दरअसल वहां कभी कोई आईना था ही नहीं। सूर्योदय होने से पहले ही चक्रवात का कहर खत्म हो गया। तूफानी हवा चलनी बंद हो गई थी और बाहर एक दोपहला दिन निकल आया था। मैं स्कूल के मुख्य द्वार पर गया। मेरी उंगलियों से फिसलकर गिर गई सिगरेट का टुकड़ा अब भी वहीं था। मेरी टूटी हुई तलवार भी वहीं पड़ी थी, लेकिन वहां कोई आईना नहीं था। टूटे हुए कांच के टुकड़े भी नहीं थे। बाद में पूछताछ करने पर मुझे पता चला कि वहां कभी किसी ने कोई आईना रखा ही नहीं था। मैंने वहां जो देखा वह भूत नहीं था, वह तो मैं ही था। मैं इस बात को कभी नहीं भूल पाता कि मैं उस रात कितना डर गया था। जब भी मुझे वह रात याद आती है, मेरे जहन में यही विचार कौंधता है कि विश्व में सबसे डरावनी चीज हमारा अपना ही रूप है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।